गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज अपन लोग ब्रेकियल प्लेक्सिस के बारे में जानेंगे और ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या होता है, कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस इज़ द प्लेक्सिस ऑफ नर्व्स। प्लेक्सिस यानी कि नेटवर्क ऑफ नर्व्स होता है ये, फॉर्म बाय द एंटीरियर रेमाई ऑफ द लोअर फोर सर्विकल एंड द फर्स्ट थोरैकिक। ठीक है, रेमाई का मतलब होता है, रेमाई एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ब्रांच। ठीक है, तो द ब्रेकियल प्लेक्सिस इज द प्लेक्सिस ऑफ नर्व्स फॉर्म बाय द एंटीरियर रेमाई ऑफ द लोअर फोर सर्विकल एंड द फर्स्ट थोरैकिक, यानी कि C5, C6, C7, C8 और T1, इनसे मिलके बना है अपना ब्रेकियल प्लेक्सिस। फिर बीच बीच में अपना C4 और T2 भी थोड़ा सा अपना ब्रांच दे देता है। यदि C4 ने थोड़ा सा लार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो फिर अपन उसको कहते हैं प्रीफिक्स्ड ब्रेकियल प्लेक्सिस। यदि T2 ने अपना थोड़ा सा लार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन दिया तो उसको अपन लोग पोस्ट फिक्स ब्रेकियल प्लेक्सिस कहते हैं। लेकिन अपन का मेन यही चीज़ है कि C5, C6, C7 और C8 और T1 ये अपना ब्रेकियल प्लेक्सिस के एंटीरियर रेमाई है जो कि मेन है। अपन लोग कंपोनेंट्स में आते हैं। द ब्रेकियल प्लेक्सिस कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स: रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स एंड कॉर्ड्स। ठीक है, ये स्टार्टिंग में सुनने में एकदम से सीक्वेंस याद नहीं होता है, तो फिर मैंने उसको याद करने के लिए जस्ट लाइक अ ट्री बोला था कि सबसे पहले ट्री में यदि आप देखोगे तो फिर रूट्स मिलता है, फिर उसके बाद अपन को ट्रंक मिलता है, फिर डिविजन्स की जगह अपन लोग ब्रांचेस की जगह अपन लोग डिविजन्स बोल सकते हैं। तो ये सीक्वेंस को याद करने के लिए मैंने उसको ऐसे ही याद किया था कि एक ट्री को इमेजिन करते हुए कि क्योंकि रूट्स के बाद अपना ट्रंक आएगा, ऊपर चढ़ते आएंगे तो रूट्स के बाद अपना ट्रंक आएगा, फिर उसके ब्रांचेस आएंगे, तो फिर अपन लोग वैसे याद कर सकते हैं रूट्स, ट्रंक्स और डिविजन्स। फिर उसके बाद अपना कॉर्ड्स आता है, कॉर्ड्स ही अकेले बचता है तो कॉर्ड्स आगे आप याद कर सकते हैं। बस एक सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा। खैर, तो अपना कंपोनेंट्स में आता है द ब्रेकियल प्लेक्सिस कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स और द रूट्स एंड द ट्रंक्स आर लोकेटेड इन द नेक। अब अपन का जो रूट और ट्रंक है वो नेक में लोकेटेड होता है। डिविजन्स जो है, ये जो डिवीजन है अपना क्लैविकल में लोकेटेड होता है। फिर अपना जो कॉर्ड है वो अपना एक्सिला में, एक्सिला यानी कि आर्मपिट के नीचे वाला एक एरिया होता है अपना, उसमें अपना एक्सिला में कॉर्ड लोकेटेड होता है। इसके बाद अपन लोग रूट्स के बारे में जानेंगे। रूट्स के बारे में, द रूट्स 5 होते हैं टोटल कम से कम, आर कंस्टिट्यूटेड ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ C5 to T1 स्पाइनल नर्व्स। They are located in neck, deep to scalenus anterior muscle. अब अपन लोग देख सकते हैं कि the roots are constituted of anterior primary rami. एंटीरियर प्राइमरी रेमाई से अपना रूट्स बना होता है, क्योंकि अपन लोग ने देख ही लिया था कि स्पाइनल के एंटीरियर पोर्शन से जो निकल के आते हैं स्पाइनल नर्व्स, वो है C5 से लेकर T1 तक के अपने रूट्स तैयार रहते हैं। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं C5, C6, C7, C8 और T1 ये अपने रूट्स हैं जो मेन रूट्स थे। दे आर लोकेटेड इन द नेक। अब ये जो रूट्स हैं अपने वो नेक में लोकेटेड होते हैं, डीप टू स्केलिनियस एंटीरियर मसल। अब स्केलिनियस एंटीरियर मसल क्या होता है वो अपन लोग देख लेते हैं। स्केलिनियस एंटीरियर मसल, ठीक, ये आप देख सकते होंगे यदि आप अच्छे से देख पाए तो। एक सेकेंड, ये रहा। तो ये आप देख सकते हैं, ये अपना है स्केलिनियस एंटीरियर मसल, ये वाला अपना स्केलिनियस एंटीरियर मसल है। इसमें आप देख सकते हैं द रूट्स दे आर लोकेटेड इन द नेक डीप टू स्केलिनियस एंटीरियर मसल। अब ये स्केलिनियस एंटीरियर मसल के जस्ट डीप में ही अपना ये रूट्स प्रेजेंट होता है। ट्रंक्स, अब अपन लोग ट्रंक्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, ऐसे आप गूगल से आप देख सकते हैं, जो भी डायग्राम्स है वो आप देख सकते हैं। इसके थ्रू क्या है, आपको एनाटॉमी में थोड़ा सेंस लगेगा कि सेंसफुल जा रहा है अपना नॉलेज। ऐसी टेक्स्ट ही अकेले आप देखेंगे तो फिर आपको क्लियर नहीं होगा जो आपका जो कॉन्सेप्ट है। तो इसको क्लियर करने के लिए आप गूगल का भी यूज़ कर सकते हैं, उसके इमेजेस देख सकते हैं। जितना अच्छा आप इमेजिनिंग करके हुए पढ़ेंगे उतना अच्छा आपका याद होगा। अब अपन लोग ट्रंक्स के बारे में आते हैं। ट्रंक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है अपना ट्रंक्स। द ट्रंक्स 3 आर फॉर्म्ड एज फॉलोज। द C5, C6, अब अपना जो C5 और C6 है वो अपना अपर ट्रंक बनाता है। C7 जो है अपना मिडल
ट्रंक बनाता है, और फिर अपना C8 और T1 जो है लोअर ट्रंक बनाता है। ये चीज़ अपन को याद करनी है, और ये चीज़ आपको दिख भी जाएगा। आप कैडवर में जब आप देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसा क्या है। C5 से C6 ऐसे जुड़ते हुए आप देख सकते हैं, वो आपका अपर ट्रंक बना रहा है, C7 आपका मिडिल ट्रंक और C8 T1 आपका लोअर ट्रंक। They lie in the neck occupying the cleft between scalenus medius behind and the scalenus anterior in front। अब अपन का एंटीरियर वाला तो फ्रंट में है, मीडियस वाला उसके जस्ट पीछे ही है, तो इन दोनों के बीच में एक क्लेफ्ट बनता है, एक गड्ढा जैसा बनता है, उसमें से अपन का ये ट्रंक गुजर रहा होता है। अब फर्दर अपन लोग आगे जाएंगे तो फिर अपन को डिविजन्स देखने को मिलेगा। ईच ट्रंक डिवाइड्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन, दे लाई बिहाइंड द क्लैविकल। अब जो ये जो डिवीजन है, तो अपन का जो ट्रंक है वो डिवाइड होता है एक एंटीरियर डिवीजन में और एक पोस्टीरियर डिवीजन में। आप यदि इस डायग्राम में देखेंगे तो फिर ये जो पोस्टीरियर डिविजन्स हैं वो आपको डैश 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 इसमें देखने को मिलेगा, और जो एंटीरियर डिविजन्स है उसमें कोई ऐसा डैश जैसा नहीं है। तो जो पोस्टीरियर डिविजन्स में डैश जैसा आपको दिखेगा वो आपका पोस्टीरियर डिवीजन बना रहा होता हुआ दिखेगा। तो आप हर एक ट्रंक आपका एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड होता है। आप देख सकते हैं इसका भी एंटीरियर पोस्टीरियर है, इस मिडिल वाले का भी एंटीरियर पोस्टीरियर है, और लेटरल मीडियल वाले का भी एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन है। कॉर्ड्स, अभी अपन लोग कॉर्ड्स के वहाँ पे आए तो कॉर्ड्स आप देख सकते हैं, ये है कॉर्ड्स। द कॉर्ड्स आर फॉर्म्ड एज फॉलोज। एंटीरियर डिवीजन ऑफ द अपर एंड मिडिल ट्रंक फॉर्म द लेटरल कॉर्ड। तो जो एंटीरियर डिवीजन है, अपर कॉर्ड, अपर एंड मिडिल ट्रंक का, अपर ट्रंक ये रहा, मिडिल ट्रंक ये रहा, उसके जो एंटीरियर डिवीजन से ये जो बिना डैश वाले हैं वो आपका क्या बना रहा है, लेटरल कॉर्ड बना रहा है। ये आप डायग्राम में ही देख सकते हैं डायरेक्टली। फिर उसके बाद एंटीरियर डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक कंटिन्यूज एज मीडियल कॉर्ड। अपन का लोअर ट्रंक, ये रहा लोअर ट्रंक, कंटिन्यूस एज मीडियल कॉर्ड, ये आपका डायरेक्टली सीधा सीधा जाते हुए आपका मीडियल कॉर्ड बना रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पोस्टीरियर डिवीजन जो है, 3 ट्रंक्स, तीनों ट्रंक को मिलाकर बनता है पोस्टीरियर कॉर्ड। उसका पोस्टीरियर डिवीजन, तीनों ट्रंक्स के जो पोस्टीरियर डिविजन्स हैं उनको मिलाकर अपन का पोस्टीरियर कॉर्ड बनता है। आप देख सकते हैं डायरेक्टली, आपको डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। अब अपन लोग इसके बाद आते हैं ब्रांचेस 3 जगहों से निकलते हैं। एक है रूट्स के वहाँ से, एक है ट्रंक्स के वहाँ से, और एक है कॉर्ड्स के वहाँ से। अब सबसे पहले आप ब्रांचेस को देखना है कौन से कहाँ से निकल रहे हैं। एक है अपन का लॉन्ग थोरैसिक नर्व। एक सेकंड, ये गूगल को जरा मैं बंद कर दूँ तो अच्छे से दिखेगा। तो लॉन्ग थोरैसिक नर्व है सबसे पहला, रूट्स के थ्रू निकलने वाला। अपन रूट्स के थ्रू निकलने वाले को पहले पढ़ते हैं। तो रूट्स के थ्रू निकलने वाले ये है अपन का लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ये आप देख सकते हैं लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ये C5, C6 और C7 को मिलाकर बनता है, ठीक है। अब अपन का आता है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व टू रोम्बॉइड्स, और एक है अपन के रूट्स के थ्रू निकलने वाला एक डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, जिसको अपन लोग नर्व टू रोम्बॉइड्स बोल सकते हैं, क्योंकि रोम्बॉइडस मसल्स के वहाँ पे जाता है और उसको सप्लाई करता होगा, पीछे अपन के बैक पोर्शन में प्रेजेंट रहता है। ये अपन का लॉन्ग थोरैसिक नर्व हो गया रूट के थ्रू, और ये डॉर्सल स्कैपुलर नर्व हो गया रूट का डिविजन्स, ब्रांचेस आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद इन एडिशन टू द लॉन्ग थोरैसिक नर्व एंड डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ब्रांचेस आर गिवन बाय द रूट्स टू सप्लाई स्केलिन मसल्स एंड लॉन्गस कोलाई। स्केलिन मसल्स जो अभी आपने देखे थे, ये वाले मसल्स को सप्लाई करने के लिए भी कुछ ब्रांचेस जाती हैं रूट के वहाँ से, ठीक है। रूट के वहाँ से कुछ ब्रांचेस जाती है, और लॉन्गस कोलाई भी आप देख सकते हैं। लॉन्गस कोलाई ये वाले मसल्स होते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा ये वाले मसल्स। फिर उसके बाद लॉन्गस कोलाई के बाद अपन का फ्रेनिक नर्व भी आप देख सकते हैं कि कहाँ पे जा रहा है। फ्रेनिक नर्व यदि आप देखेंगे तो ये रहा, यहाँ से गुजरता हुआ जाता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो इसको भी सप्लाई करता है अपना रूट्स, ठीक है।
तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। मेन तो आपका यही है कि आपका लॉन्ग थोरैसिक नर्व टू सेरेटस एंटीरियर भी आप बोल सकते हैं मसल की ओर जा रहा होता है, और फिर डॉर्सो स्कैपुलर नर्व टू रोम्बॉइड्स मसल की तरफ जा रहा होता है। अब अगला फ्रॉम ट्रंक्स। अब ट्रंक में से आपको एक ही ट्रंक में आपको डिवीजन होते हुए दिख रहा होगा, बाकी कोई से भी ट्रंक में आपको डिवीजन होते हुए नहीं दिख रहा है। और ये एक ट्रंक कौन सा है? अपर ट्रंक। अपर ट्रंक में आपका 2 डिवीजन होते हुए दिखेगा। एक है सुप्रास्कैपुलर नर्व, क्योंकि आपका यहाँ पे भी लिखा हुआ है सुप्रास्कैपुलर नर्व C5 C6 के वहाँ से, और नर्व टू सबक्लेवियस आपका यहाँ पे जाते हुए दिख रहा होगा। स्कैपुला के ऊपर से निकलता हुआ ये नर्व होगा, इसलिए इसको सुप्रास्कैपुलर नर्व बोल दिया। और ये नर्व टू सबक्लेवियस अपन के क्लैविकल के अटैचमेंट्स आप पढ़ोगे तो फिर उसमें आपको दिख जाएगा कि सबक्लेवियस करके एक मसल होता है, उसकी तरफ ये नर्व सप्लाई आ रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद द ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम रूट्स एंड ट्रंक्स आर सुप्राक्लैविकुलर ब्रांचेस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। ये सारे जो ब्रांचेस जो रूट्स के और ट्रंक्स के जो आपके निकल रहे होते हैं, वो हर एक ब्रांच जो है वो क्लैविकल के ऊपर से निकलता है, तो इसलिए वो उसको सुप्राक्लैविकुलर ब्रांच कहा गया है। फिर अपन लोग कॉर्ड्स में आते हैं। कॉर्ड्स का अब डिवीजन का तो कोई ब्रांच नहीं है, अब कॉर्ड्स का ब्रांचेस हैं जो कि मेन है, और ये आपको लिखना है एग्ज़ाम में, ये ज़रूर है। और आपका ये डायग्राम भी बहुत मेन है, इस डायग्राम को आपको याद करके ड्रॉ करना होगा एज इट इज़, और आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं इसके थ्रू। तो फ्रॉम कॉर्ड्स में से आपका फ्रॉम लेटरल कॉर्ड, एक है अपना लेटरल कॉर्ड, ये है अपना पोस्टीरियर कॉर्ड, और ये है अपना मीडियल कॉर्ड। अब लेटरल कॉर्ड्स में से कौन से ब्रांचेस निकलते हैं अपन देखते हैं। लेटरल कॉर्ड में से लेटरल पेक्टोरल नर्व निकलता है, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व निकलता है, और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व निकलता है। इसको याद करने का एक निमोनिक है, LLM करके आप याद कर सकते हैं। L से लेटरल, L से अपन का निमोनिक भी चालू होता है, लेटरल कॉर्ड LLM। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा भारी अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन धीरे धीरे आप कैडवर में भी देखेंगे, सब देखेंगे तो आपको क्लिक कर जाएगा कि ये तो आसान है थोड़ा सा याद करना। अब आप देखेंगे लेटरल पेक्टोरल नर्व, ये रहा अपन का ये अपन का लेटरल कॉर्ड है, इसका एक ब्रांच है लेटरल पेक्टोरल नर्व, ये अपन का पेक्टोरल रीजन के लेटरल साइड में जाता है, इसलिए इसको लेटरल पेक्टोरल नर्व कह दिया। फिर उसके बाद लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, अब ये आप देख सकते हैं लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये अपन का मीडियन नर्व जो है लेटरल साइड से एक ब्रांच आ रही होती है मीडियन नर्व की, इसलिए उसको बोल दिया है कि लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। और फिर एक मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व क्या है? मसल्स और स्किन, इसलिए इसको मस्कुलोक्यूटेनियस नाम दिया गया है, क्योंकि ये मसल्स और स्किन दोनों को अपना ब्रांच देता है और दोनों को स्टिमुलेट करवाता है। तो ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व हो गया, लेटरल पेक्टोरल नर्व हो गया, और एक लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व हो गया। आप डायग्राम से आराम से समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है फ्रॉम मीडियल कॉर्ड। अब अपन लोग मीडियल कॉर्ड में से कैसे कैसे ब्रांचेस आते हैं वो जानते हैं। मीडियल कॉर्ड का याद करने के लिए M फॉर U करके एक निमोनिक है, 4 M है, इसलिए अपन लोग ने M4 करके याद किया, और U यानी कि अल्नर नर्व। तो मीडियल कॉर्ड में से आप देखोगे तो फिर एक पहला है मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और एक है अल्नर नर्व। ठीक है, अब मीडियल पेक्टोरल नर्व क्या है देख लेते हैं अपन लोग इसमें। मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल ये रहा, सॉरी मीडियल कॉर्ड ये था, ये पोस्टीरियर कॉर्ड था। मीडियल कॉर्ड में से अपन का मीडियल पेक्टोरल नर्व जा रहा है। अब एक लेटरल पेक्टोरल नर्व है तो मीडियल पेक्टोरल नर्व भी होगा, क्योंकि पेक्टोरल रीजन जो है अपना उसमें एक मीडियल और लेटरल साइड को सप्लाई करने के लिए नर्व है। फिर उसके बाद अपन का मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस यानी कि स्किन की तरफ जा रहा है, और वो आर्म के स्किन में सप्लाई कर रहा है, इसलिए इसको मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म का है। फिर आपका आ गया मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, आपके फोर आर्म को सप्लाई कर रहा है, इसलिए फोर आर्म की स्किन्स को सप्लाई कर रहा है, इसलिए आपने इसको नाम दिया मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। अब आप यदि कैडेवर में जाके देखेंगे तो फिर आपको ये दिखेगा कि मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म जो है थोड़ा छोटा होता है, और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म थोड़ा लंबा होता है। आप कैडेवर में जाके देखेंगे क्योंकि फोर आर्म थोड़ा सा दूर होता है, आर्म थोड़ा पास होता है, तो आपको नेचुरली वो दिखेगा।
फिर आपका आ जाता है अल्नर नर्व। ये आपका अल्नर नर्व है, कंटिन्यूएशन में ही अल्नर नर्व आ जाता है, वो आपको अलग से याद हो ही जाएगा, बहुत ही फेमस नर्व है काइंड ऑफ। तो ये आपको याद करना है फ्रॉम मीडियल कॉर्ड में से क्या क्या आ रहा है। फिर फ्रॉम पोस्टीरियर कॉर्ड, अब पोस्टीरियर कॉर्ड की बारी आ गई है। पोस्टीरियर कॉर्ड का याद करने के लिए आपका एक ट्रिक है अल्नर। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मीडियल कॉर्ड का ट्रिक, मीडियल कॉर्ड का नर्व का ट्रिक अल्नर नर्व पोस्टीरियर कॉर्ड में कहाँ से आ गया। ये अल्नर नर्व थोड़ा जल्दी याद हो जाता है, इसलिए ये ट्रिक भी बना दिया अल्नर। अब उससे यू से क्या आता है अपन का अपर सबस्कैपुलर नर्व। अब सब स्कैपुला यानी कि स्कैपुला है अपना, ये थोड़ा सा खराब डायग्राम है पर समझ लेना। स्कैपुला, सब स्कैपुला यानी कि एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्कैपुला और उसके अपर रीजन को सप्लाई करने वाला ये नर्व होता है, अपर सब स्कैपुलर नर्व। और फिर एक है लोअर सब स्कैपुलर नर्व, जो कि आप देख सकते हैं लोअर सब स्कैपुलर नर्व को सप्लाई करता है। ठीक है, तो दो ऐसे नर्व्स आपको देखने को मिल जाएंगे पोस्टीरियर साइड में, अपर सब स्कैपुलर नर्व और एक लोअर सब स्कैपुलर नर्व। फिर उसके बाद आता है अपन का नर्व टू लैटिसिमस डॉर्साई। नर्व टू लैटिसिमस डॉर्साई, लैटिसिमस डॉर्साई आपका एक पीछे एक मसल होता है, उसको सप्लाई करने वाला एक नर्व होता है। फिर उसके बाद एक्सिलरी नर्व अपन के एक्सिला के थ्रू गुजरता है, इसलिए इसको एक्सिलरी नर्व भी कहा जाता है। रेडियल नर्व, रेडियल नर्व अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये रहा अपन का अपर सब स्कैपुलर, ये रहा अपन का लोअर सब स्कैपुलर, ये रहा अपन का नर्व टू लैटिसिमस डॉर्साई या फिर थोरैको डॉर्सल नर्व भी आप कह सकते हैं, उसका ब्रांच है। फिर ये अपन का आगे जाते हुए रेडियल नर्व है और ये अपना एक्सिलरी नर्व है। ये डायग्राम आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका फ़ायदेमंद होगा। अर्ब्स पॉइंट, अब अपन लोगों को अर्ब्स पॉइंट पढ़ना है। इट इज़ द रीजन ऑफ अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस वेयर 6 नर्व्स मीट एज फॉलोज। अब अर्ब्स पॉइंट यदि आप देखेंगे इस डायग्राम में तो फिर 6 नर्व्स आपको एक ही जगह पे मिलते हुए दिखेंगे। सबसे पहले आपका C5 C6 रूट से यहाँ पे मिलकर अपन का अपर ट्रंक बन रहा होता है। ये अपर ट्रंक दो में डिवाइड हो जाता है, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था सुप्रास्कैपुलर नर्व और एक नर्व टू सबक्लैवियस। फिर वो आगे जाके दो डिविजन्स क्रिएट करता है, हर एक ट्रंक दो डिविजन्स क्रिएट करता है, एक एंटीरियर डिवीजन क्रिएट करता है और एक पोस्टीरियर डिवीजन क्रिएट करता है। और ये अर्ब्स पॉइंट आपको कहीं यहाँ पे जाके आपको मिलेगा, ये अर्ब्स पॉइंट सुप्रास्कैपुलर नर्व, नर्व टू सबक्लेवियस, फिर ये आपका पीछे से आ रहा है, ये आगे से आ रहा है, दोनों मिल के यहाँ पे अर्ब्स पॉइंट बनाते हैं, वही है। फिर इसके आगे अपन लोग पढ़ते हैं अर्ब्स, एक क्लिनिकल आ गया। आप क्लिनिकल को अपन लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अर्ब्स पैरालिसिस, अपर प्लेक्सिस इंजरी, इट इज़ कॉज बाय द एक्सेसिव इंक्रीज इन द एंगल बिटवीन द हेड एंड शोल्डर। अब आप ये देखेंगे इस डायग्राम को तो फिर घोड़े से गिरते वक्त या कुछ भी होता है, या फिर आप डिलीवरी करते वक्त सर को पहले कुछ ज़्यादा ही जम के खींच लिया, तो बेबी के सर को ज़्यादा जम के खींच लिया तो गैप बिटवीन हेड और शोल्डर कुछ ज़्यादा ही खिंच जाता है, जिसके कारण आपके नर्व में आपको अर्ब्स पैरालिसिस देखने को मिल जाता है। विच में occur by fall from the back of the horse and landing on shoulder or traction of the arm during the birth of the child. This involves upper trunk C5 and C6 roots. C5 and C6 roots इसमें इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि अपर ट्रंक में इफेक्ट पड़ रहा होता है, तो C5 और C6 रूट्स इससे इफेक्ट होता है। अब आप देख सकते हैं, और इसका सबसे भयंकर चीज़ जो आपको देखने को मिलता है इसमें वो है पुलिसमैन स्टिप हैंड, पॉटर स्टिप हैंड या फिर वेटर स्टिप हैंड। आप देख सकते हैं कि पुलिसमैन जब पहले टिप लेते होंगे तो ऐसे लेते होंगे, आजकल कुछ अलग तरीके से लेते होंगे, पहले ऐसे लेते थे पुलिसमैन स्टिप हैंड। और इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो आर्म है वो कैसा, आर्म, फोर आर्म और हैंड आपका कैसा दिख रहा होगा। आप लोग धीरे धीरे आप लोग और पढ़ते हैं। In this deformity, the arm hangs by the side, adducted and medially rotated. आपका जो ये आर्म पोर्शन, ये वाला पोर्शन होता है वो आपका एडक्टेड है और मीडियली रोटेटेड है। आपका फोर आर्म, अब आप फोर आर्म पढ़ेंगे तो फोर आर्म में देखिएगा इज़ एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड। अब आपको वो जनरल फिजियोलॉजी, जनरल एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि एडक्टेड
और इन सब का मतलब क्या है, एक्सटेंडेड, प्रोनेटेड, सबका मतलब क्या है। तो फोर आर्म में आप देखेंगे कि फोर आर्म आपका एक्सटेंडेड है और प्रोनेटेड है, सुपिनेटेड नहीं है, प्रोनेटेड है। फिर आपका हैंड अलग से आपको ऐसे पीछे की ओर जाते हुए नजर आएगा, पुलिस टिप्स हैंड, पुलिसमैन टिप्स हैंड। तो बाकी का फर्दर आप खुद ही से पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। फिर आता है अपना क्लम केस पैरालिसिस, लोअर प्लेक्सस इंजरी। इट इज़ कॉज बाय द हाइपर एबडक्शन ऑफ द आर्म। अब क्या है कि हाइपर एबडक्शन यानी कि ज़्यादा खिंच गया, जिसके कारण आपका नीचे वाले पोर्शंस में इफेक्ट पड़ जाता है, और वो C8 और T1 एंटीरियर एमआई में इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण या तो आपने पहले बच्चे का हाथ को कुछ ज़्यादा ही जम के खींच लिया, या फिर आप कहीं से गिर रहे थे, आपने अचानक से एक डाली को पकड़ लिया और वो आपके शोल्डर को ज़्यादा ही हाइपर एबडक्शन करवा दिया। तो उसके कारण हाइपर एबडक्शन ऑफ द आर्म के कारण ये होता है। आर्म इज पुल्ड इनटू मशीनरी और डिलीवरी और ड्यूरिंग डिलीवरी। फिर द नर्व रूट्स इन्वॉल्व इन दिस इंजरी आर C8 एंड T1 एंड समटाइम्स C7। द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ क्लम केस पैरालिसिस आर एज फॉलोज। क्लॉ हैंड देखने को मिलता है ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ द फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स। जो फ्लेक्सर मसल्स होते हैं अपने, उसमें पैरालिसिस हो जाता है क्योंकि C8 और T1 को सप्लाई नहीं जाता, C8 और T1 में इफेक्ट पड़ता है इसलिए। तो क्लॉ हैंड आपको देखने को मिलता है। क्लॉ हैंड भी आप सर्च कर सकते हैं तो उसका भी आपको इमेज मिल जाएगा। क्लॉ हैंड की वेरियस टाइप्स आप देख सकते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, अब फर्दर अपन लोग आगे पढ़ेंगे। लॉस ऑफ सेंसेशंस अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म एंड हैंड। लॉस ऑफ सेंसेशन होना चालू हो जाता है फोर आर्म में और हैंड में। और फिर हॉर्नर सिंड्रोम, पार्शियल पटोसिस। आप ये देख सकते हैं पटोसिस का मीनिंग क्या होता है, ड्रॉपिंग ऑफ आई। और मायोसिस भी उसमें देखने को मिलता है। मायोसिस में आपका कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। और फिर आपका एनहाइड्रोसिस भी देखने को मिलता है, उसमें लॉस ऑफ स्वेटिंग, स्वेट नहीं होता ज़्यादा। फिर एनोप्थैल्मोस, एनोप्थैल्मोस यानी कि आई एक साइड का थोड़ा सा संकन जैसा दिखता है। यदि आप लोग टाइप करें हॉर्नर सिंड्रोम तो आपको देखने को मिल जाएगा ये आई थोड़ा सा एक संकन जैसा आपको देखने को मिलता है और एक थोड़ा सा अच्छे से ओपन रहता है। तो ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिले तो आप समझ सकते हैं कि क्लम केस पैरालिसिस के सिम्टम्स है ये। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंपैथेटिक फाइबर्स सप्लाइंग हेड एंड नेक, इसके कारण ही आपको हॉर्नर सिंड्रोम भी देखने को मिलता है। फिर आपका सर्जिकल अप्रोच टू एक्सिला। अब आपका सर्जिकल अप्रोच कहाँ होता है एक्सिला में? द एक्सिला इज अप्रोच सर्जिकली थ्रू द स्किन ऑफ द फ्लोर ऑफ एक्सिला। फ्लोर ऑफ एक्सिला आपका एक्सिला है, उसके फ्लोर से चालू होता है। आपके ये आर्म पिट के जस्ट नीचे ही प्रेजेंट रहता है ये एक्सिलरी रीजन, और उसके फ्लोर से आपका जो भी सर्जरी होता है वो सब यहाँ से ही किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? कभी ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो फिर वहाँ से आपका इंसिजन किया जाता है, जिससे कि आपके लिम्फ नोड सब चीज़ वहाँ से निकाले जाते हैं। फॉर द एक्सेशन ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स टू ट्रीट कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट, द स्ट्रक्चर्स एट रिस्क ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर आर intercostobrachial nerve, long thoracic nerve, thoracodorsal nerve, thoracodorsal artery. Efforts should be made to safeguard the above structures. तो यदि आप ध्यान से देखेंगे ये आपको ब्रेकियल प्लेक्सस का मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया है। आप इसको वापस पढ़ लीजिएगा और आपको क्लियर हो जाएगा एकदम कि ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है। लेटरल मीडियल साइड आपको क्लियर होना चाहिए, कैसा डायग्राम है वो सब क्लियर होना चाहिए, कितने कहाँ से ब्रांचेस निकलते हैं, रूट्स के ब्रांचेस होते हैं, ट्रंक का एक ही अपर ट्रंक की ब्रांचेस देता है वो भी 2। फिर उसके बाद कॉर्ड्स के ब्रांचेस थोड़े से मेन है, वो आपको याद करना होगा और धीरे धीरे आप देखते देखते पढ़ते पढ़ते आपको ये याद हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक्ड इट।